अब सोचिए, जब ये आग्नेय चट्टानें, चाहे ग्रेनाइट हो या बेसाल्ट, लाखों साल तक धूप, बारिश, हवा की मार झेलती हैं, तो क्या होता है? वो टूटती हैं, छोटे छोटे कणों में बिखर जाती हैं। और फिर नदियां इन कणों को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और समुद्र या झीलों की तलहटी में जमा करती जाती हैं। एकदम सही। और हजारों लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। परत दर परत ये कण जमा होते जाते हैं। ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें सीमेंट की तरह ठोस हो जाती हैं। इन्हीं से बनती हैं हमारी दूसरी तरह की चट्टानें, अवसादी चट्टानें, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका नाम ही सेडिमेंट्स यानी तलछट से आया है। जी। इनकी सबसे खास पहचान ये है कि इनमें परतें होती हैं और अक्सर उन परतों के बीच दबे हुए पेड़ पौधों या जीवों के अवशेष यानी जीवाश्म मिल जाते हैं। और ये जीवाश्म भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं जीवाश्मों से हमारा कोयला और पेट्रोलियम बना है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है, जो कि एक प्रकार की अवसादी चट्टानी है। अच्छा, तो वो जो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं, वो सब इसी का नतीजा है? करोड़ों साल पहले घने जंगलों के जमीन में दब जाने से ये कोयला बना। आज ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। सिर्फ कोयला ही क्यों? बॉम्बे हाई में मिलने वाला कच्चा तेल भी तो समुद्री जीवों के अवसादी चट्टानों में दबने से ही बना है। और हमारे ऐतिहासिक किले जैसे दिल्ली का लाल किला या आगरा का किला, वो भी तो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, जो एक अवसादी चट्टान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विंध्य क्षेत्र की अवसादी चट्टानों ने हमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दिया है, जो सीमेंट उद्योग का आधार है। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों ने हमें उपजाऊ मिट्टी दी और अवसादी चट्टानों ने हमें ऊर्जा और निर्माण सामग्री दी। अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही है रूप बदलना। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक अवसादी या आग्नेय चट्टान प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण पृथ्वी में बहुत गहराई में चली गई। वहां उसे अत्यधिक गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ा। इंटेंस हीट एंड इमेंस प्रेशर। हाँ, इस गर्मी और दबाव में वो चट्टान पिघलती तो नहीं है, लेकिन उसका पूरा कैरेक्टर, उसकी पूरी केमिस्ट्री और बनावट बदल जाती है। वो एक नई चट्टान में कायांतरित हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ग्रेनाइट गर्मी और दबाव से नीस बन जाता है, तो क्या वो पिघलकर वापस मैग्मा नहीं बन सकता? ये कायांतरण और पिघलने के बीच की लाइन कहाँ है? बहुत ही शानदार सवाल। यही इसकी सबसे बारीक बात है। कायांतरण एक ठोस अवस्था में होने वाला बदलाव है। चट्टान इतनी गर्म हो जाती है कि उसके मिनरल्स दोबारा व्यवस्थित हो जाते हैं, रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, लेकिन वो पिघलकर तरल नहीं बनती। अच्छा। जिस तापमान पर वो पिघल जाएगी, उस लाइन के पार वो वापस मैग्मा बन जाएगी और फिर ठंडी होकर आग्नेय चट्टान कहलाएगी। कायांतरण उस पिघलने के बिंदु से ठीक पहले का चरण है। अच्छा, अब समझा। जैसे चूना पत्थर, जो एक अवसादी चट्टान है, जब कायांतरित होता है तो संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। और जब हम संगमरमर की बात करते हैं तो सबके दिमाग में ताजमहल आता है। बिल्कुल। वो पूरा का पूरा एक कायांतरित चट्टान संगमरमर से बना है, जो कभी करोड़ों साल पहले समुद्र के नीचे चूना पत्थर रहा होगा। ये भूविज्ञान का जादू है। वाह। इसी तरह मिट्टी से बनी शेल स्लेट में बदल जाती है, जिसका इस्तेमाल लिखने वाली स्लेट या घरों की छतों पर होता है, और ग्रेनाइट जैसा सख्त पत्थर नीस में बदल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र के तरह है, जिसे रॉक साइकिल कहते हैं। मैग्मा से आग्नेय चट्टान बनी, उसके टूटने से अवसादी चट्टान बनी, और फिर दबाव और गर्मी से वही चट्टान कायांतरित हो गई। और अगर कायांतरित चट्टान और ज्यादा गर्मी से पिघल जाए तो वो वापस मैग्मा बन जाएगी। ये चक्र चलता रहता है। और प्रीलिम्स में यहीं से एक मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाला प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल। एक तरफ मूल चट्टानें होंगी, चूना पत्थर, शेल, ग्रेनाइट। दूसरी तरफ कायांतरित चट्टानें, स्लेट, संगमरमर, नीस। और आपको सही जोड़ी मिलानी होगी। ये कॉन्सेप्ट की स्पष्टता को जांचने का एक क्लासिक तरीका है। सही बात है।